नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मसूरी के सेंट जॉर्ज कॉलेज में सालाना खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और आपको बताते चले कि जिसमें स्कूल के लगभग 675 छात्रों ने भाग लिया और कई कॉम्पिटिशन में नए रिकॉर्ड भी स्थापित किए गए। और इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने सभी से खेल भावना से प्रतियोगिता में भाग लेने की भी अपील की और इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रदर रमेश अमलानाथ ने सभी आगंतुकों और अभिभावकों का स्वागत किया। वहीं आपको बताते चले कि खेल का विजेता और उपविजेता प्रतियोगिता को पुरस्कार वितरित किए गए और साथ ही साथ दीपक रावत ने कहा कि उत्तराखंड में खेलों का प्रदर्शन बहुत ही श्रेष्ठ है और आज के युग में मोबाइल फोन और कंप्यूटर के कारण बच्चों की खेल में रुचि कम हो गई है, लेकिन आज उन्हें यहां आकर बहुत प्रशंसा हुई। ऋषिकेश में कार सवार पर्यटकों ने व्यवस्था चंद्रभागा पुल के पास और तिराहे पर सरेआम हवाई फायरिंग कर दी और आपको बताते चले कि फायरिंग के बाद पर्यटक कार लेकर मौके से फरार भी हो गए, लेकिन उन्हें पुलिस पकड़ नहीं सकी। और आपको बताते चले कि तिराहे पर हर वक्त जो है ट्रैफिक और पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात रहते हैं और इसके बावजूद भी फायरिंग के बाद पर्यटक कार के साथ भागने में कामयाब रहे। गनीमत यह रही कि हवाई फायरिंग में गोली आसपास में किसी को नहीं लगी और विवाद में सिर्फ गोली ही चली है। आपको बताते चले कि बल्कि हॉकी से भी पर्यटक जो है वो मारपीट करते हुए नजर आए और जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बताते चले कि पुलिसकर्मियों के पहुंचने से पहले ही कार सवार मौके से फरार हो गए। देहरादून में त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य संरक्षण विभाग अलर्ट मोड पर है। आपको बताते चले कि विभाग मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान लगातार चला रहा है और जिला खाद्य संरक्षण अधिकारी पीसी जोशी ने कहा कि आने वाले दिनों में अब त्योहार के पर्व को देखते हुए जिले के एंट्री और सप्लाई पॉइंट पर निगरानी रखी जाएगी और जिससे कि उच्च गुणवत्ता को परख कर खाद्य पदार्थों को आगे सप्लाई किया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चले कि पीसी जोशी ने यह भी कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थ जैसे कि मिठाइयां, मावा, दूध, दही, पनीर इत्यादि में अनियमितता पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित भी की जाएगी। ये आगामी त्योहार सीजन को देखते हुए हमारा जो खाद्य सुरक्षा विभाग है हम लोग तो मार्केट में जाके जो सप्लाई पॉइंट है और जो यहाँ हमारे जिले के एंट्री पॉइंट है उसमें हम लोग ये सैंपलिंग करेंगे और जो सैंपल्स है जो जिसमें डाउटफुल प्रोडक्ट है उसमें हम अपनी लैब में जांच कराएंगे और आगे फिर उसमें खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई करेंगे। शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय में स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की बैठक में मंत्री ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत चल रहे विकास कार्यों में से अधिकतर कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं, लेकिन कई कार्य अभी अधूरे हैं और मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि दिसंबर माह में आयोजित होने वाली इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अवशेष कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। वहीं आपको बताते चले कि इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को समय समय पर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हो रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने तथा कार्यों की गुणवत्ता परख तेजी से लाने के भी निर्देश उनके द्वारा दिए गए। इस प्रकार से हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत से काम हमारे यहाँ पूरे हुए हैं, बड़ी तेजी से चल रहा है। सड़कों का आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से काम चल रहा है और मैंने ये भी कहा है कि जब दिन में काम करना पड़े या रात को काम करना पड़े,
अधिकारी भी वहां पे मौजूद हो, क्वालिटी भी उसमें मेंटेन हो और जल्दी से जल्दी हम काम पूरा करें ताकि जनता में एक अविश्वास बनाए हमारे। देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषि पंडा सभागार कलेक्ट्रेट में राजस्व वसूली के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं आपको बताते चले कि बैठक में सभी उप जिलाधिकारियों को राजस्व वसूली बढ़ाने और वादों को तेजी से निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने समस्त उप जिलाधिकारियों और तहसीलदारों को अभियान चलाकर वादों का निस्तारण करने के लिए कहा और साथ ही साथ राजस्व वसूली 57% से अधिक रही। वहीं आपको बता दें कि जिस पर जिलाधिकारी ने इस माह के अंत तक राजस्व वसूली को 75% से अधिक करने के निर्देश दिए। तो आपको बताते चले कि राजस्व वसूली को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और जिसमें आपको बताते चले कि अभी तक लगभग 55% के आसपास जो है वो राजस्व वसूली है। लेकिन अब आपको बताते चले कि अधिकारियों की इस बैठक में कड़े निर्देश देते हुए राजस्व वसूली को लगभग 75% तक बढ़ाने के लिए कलेक्टर के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं। और आपको बताते चले कि इस बैठक का आयोजन ऋषि पंडा में आयोजित हुआ और जहां पर कई तरीके के अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई। तो आपको बता दें हम कि देहरादून में राजस्व वसूली पर भी ध्यान दिया जा रहा है। वहीं आपको बताते चलिए कि कलेक्टर लगातार बैठकों का दौर भी इस बीच जारी है और जिसको लेकर आपको बताते चले कि जैसे जैसे दिसंबर में होने वाली ग्लोबल मीट का जो मीट होने वाली है, समिट होने वाली है, उसको लेकर इन्वेस्टर समिट के लिए लगातार प्रयासरत है राज्य सरकार और जिसमें अधिकारियों की भी लगातार बैठकों का दौर जारी है और जिसमें कई तरीके के दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए। वहीं आपको बताते चले कि कलेक्टर के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया कि जिन कार्यों में अभी देरी हो रही है या फिर जो कार्य अभी तक पूरे नहीं किए गए हैं उनको ग्लोबल समिट की तिथि से पहले पूर्ण किया जाए और साथ ही साथ जिन भी इलाकों में कार्य प्रगति पर है उनकी गुणवत्ता का भी लगातार जो है निरीक्षण किया जाए। तो अधिकारियों के साथ बैठक की गई है जिसमें कि आपको बता दें कि राजस्व वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया जिसमें कि आपको जानकारी देते हुए हम बताते चले कि अब लगभग अभी तक जो है 55% तक राजस्व वसूली है और जिसमें अब बैठक के बाद सभी अधिकारियों को कलेक्टर के द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि राजस्व वसूली को लगभग 75% तक किया जाए और जो कि राजस्व के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। आपको बताते चले कि राज्य में जिस तरीके से ग्लोबल समिट भी होने वाली है तो इसको लेकर भी अधिकारियों की बैठक जो है लगातार हो रही है और कई तरीके के दिशा निर्देश उन्हें दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि ऋषि पंडा सभागार में कलेक्टर की ये बैठक आयोजित की गई जिसमें कई अन्य मुद्दों पर भी जो है चर्चा हुई और अधिकारियों को कई तरीके के दिशा निर्देश भी दिए गए। उधम सिंह नगर में एक ऐसी महिला है जो आजकल पेपर क्वीन के नाम से खूब वायरल हो रही है। आपको बताते चले कि पेपर क्वीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह न्यूज़पेपर से अपनी ड्रेस तैयार कर पहनती है और बाजपुर के एक छोटे से गांव भोना इस्लाम नगर में रहने वाली रूबी नामक महिला ने ऐसा शौक पाला है कि वह चर्चा का विषय बन गई है। आपको बताते चले कि महिला ने न्यूज़पेपर से ड्रेस डिजाइनर का हुनर जो है वो खोज लिया है। महिला का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है और वहीं आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि वास्तविक रूप में अखबारी पोशाक को देखने आते हैं और इन्हें ये अलग पहचान मिलती है।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर यह तस्वीरें इस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। आपको बताते चले कि इस महिला के द्वारा जो अखबार होता है उससे ड्रेसें तैयार की जाती हैं और जिसे वह स्वयं पहनती है, और जिसके बाद आपको बताते चले कि कई ऐसी वीडियोस हैं जो सोशल मीडिया पे इन समय चर्चा का विषय बनी है। तो सेंट जॉर्ज कॉलेज में हर साल की तरह खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि जिसमें स्कूल के 675 छात्रों ने भाग लिया और कई स्पर्धा में नए रिकॉर्ड स्थापित किए। और इस दौरान मुख्य अतिथि कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन भी किया। साथ ही उन्होंने सभी से खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की भी अपील की और इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ब्रदर रमेश अमलानाथन ने सभी आगंतुकों और अभिभावकों का स्वागत किया, जहां इस विजेता और उपविजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। एक तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों के बाद स्कूल में आने का मौका मिला और आप जानते हैं कि उत्तराखंड में तो स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है और विशेषकर कुछ पुराने स्कूल्स में अभी मैं देख रहा था ब्रोशर में तो कुछ 1944 के रिकॉर्ड्स 45 के रिकॉर्ड्स अभी तक नहीं टूटे हैं। तो मैसेज तो यही है कि अभी जो हमारी जनरेशन थोड़ा मोबाइल से बंध गई है, थोड़ा हम लोग कहीं ना कहीं साइबर स्पेस में फंसे हुए हैं, इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है एक्चुअली। St. George's celebrates 170th annual athletics meet. There are about 675 boys are taking part in this annual sports meet. It's been a very, very honorable moment, a momentous moment to have all the parents, the Manorites who have been here, who walked on this field, who achieved so much on this field. They have come in large numbers to honor, encourage and inspire the young Manorites who are on the field here today. And sports, definitely it is promoting a great sense of virtue, integrity and justice. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है और साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि लाभार्थी योजनाओं को लेकर सम्मेलन हो रहे हैं। जिला स्तर पर सभी मोर्चों के सम्मेलन भी हो रहे हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो लाभान्वित हैं और उसके लिए कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि हमारे बूथों के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह बिष्ट ने यह भी जानकारी दी कि विस्तारक योजना भी बन चुकी है और इसके अलावा बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क कार्यक्रम भी कर रही है। हमारे नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निरंतर लोकसभा चुनावों के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। हमारी लाभार्थी योजनाएं हैं, उसके हमारे सम्मेलन हो रहे हैं, हमारे जिला स्तर पर सभी मोर्चों के सम्मेलन हो रहे हैं और केंद्र की जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके जो लाभान्वित हैं उनके कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारे बूथों के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। हमारे विस्तारक योजना बन चुकी है। हमारे 5 लोकसभा पर विस्तारक पूर्णकालिक के रूप में हमने उनकी घोषणा कर दी है और भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से संपर्क और प्रवास करती है। हमारे नेता, मंत्री, विधायक, सांसद सभी अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां पुलिस स्मृति दिवस में सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा शिरकत की गई और साथ ही साथ उन्होंने संबोधित भी किया। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल महाराष्ट्र प्रदीप कोश्यारी जी, देहरादून शहर के मेयर श्री सुनील उनियाल गामा जी, हमारे विकासनगर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, श्री खलियान लाल जी, श्री विनोद चमेली जी, श्रीमती सविता कपूर जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती मधु
अध्यक्ष राज्य महिला आयोग श्रीमती कुसुम कंडवाल जी, बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना जी, अपर सचिव गृह राधा रतूड़ी जी, पूर्व हमारे पुलिस महानिदेशक श्री अनिल रतूड़ी जी, पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार जी, मेजर जनरल खत्री जी एवं सभी आए हुए अतिथिगण, सभी पुलिस के हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी पुलिस के जवान एवं आज जिनकी स्मृति में हम सब लोग इस अवसर पर जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं, हमारे उनके शहीदों के हमारे पारिवारिक जन, मैं सबसे पहले तो इस अवसर पर संपूर्ण भारत में शहीद हुए पुलिस अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस संगठनों के जवानों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी 4 पुलिस के जवानों ने अपने कर्तव्य को निभाते हुए अपनी शहादत दी, उनको भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व हमारे पुलिस बल एवं अर्धसैनिक बलों का है और कभी कभी अपने इसी उत्तरदायित्व को पूर्ण निष्ठा के साथ निभाते हुए पुलिसकर्मियों को अपने जीवन की आहुति देनी पड़ जाती है। विगत 1 वर्ष में संपूर्ण देश के अंदर अभी हमारे डीजीपी श्री अशोक कुमार जी ने बहुत विस्तार से बताया कि कुल 188 अर्धसैनिक बलों एवं विभिन्न राज्यों के पुलिसकर्मी शहीद हुए। हमारे उत्तराखंड के अंदर भी 4 वीर सपूतों ने अपने कि हमारे राज्य की सीमाएं 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लगी हुई हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भी हमारी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से मिलती है। इसलिए हमारा प्रदेश भौगोलिक एवं सामरिक महत्व की दृष्टि से भी और राष्ट्र की सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत ही संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। पुलिस व्यवस्था किसी भी राज्य की सुरक्षा एवं समृद्धि का एक आवश्यक अंग है। हमारे राज्य की पुलिस भी अपनी इसी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति एवं कानून व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों, जैसे आज नशा हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती के रूप में हमारे सामने है, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, आपदा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन हमारी पुलिस करती है। और इस वर्ष कांवड़ यात्रा में पूरे देश भर से आए हुए करीब 4 करोड़ से भी अधिक कांवड़ यात्रियों का और चारधाम यात्रा में अब तक का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है इस वर्ष, जो कि 50 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का यहां आने का अभी तक हो गया है, उस सभी को सुरक्षित बनाने का काम, उन सभी की यात्रा को सरल बनाने का काम और उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम, उसमें पुलिस ने अपना बहुत अविस्मरणीय योगदान विगत वर्षों में भी दिया है, इस वर्ष भी दिया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर के G20 का सम्मेलन, 3 सम्मेलन हमारे राज्य के अंदर आयोजित हुए। पहला रामनगर में, दूसरा और तीसरा ऋषिकेश और नरेंद्रनगर में आयोजित हुए और तीनों की ही व्यवस्था में पधारे हुए जो G20 के हमारे डेलीगेट्स थे। एक बड़ी चुनौती थी कि उनको भी सुरक्षित तरीके से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, सुरक्षित तरीके से इस सम्मेलन को संपन्न कराया जाए। इस सभी व्यवस्था को 4 उत्तराखंड पुलिस द्वारा
सुनिश्चित किया गया और तीनों बैठकें हमारी बहुत निर्बाध रूप से संपन्न हुई। और अभी हाल ही में हमारे गृहमंत्री जी की अध्यक्षता में जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक नरेंद्रनगर में आयोजित हुई, जिसमें 4 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी की यात्रा जो अनेक स्थानों पर आदि कैलाश, गुंजी, जागेश्वर धाम और पिथौरागढ़ में बड़ी जनसभा और साथ ही लगभग 7 किलोमीटर तक दोनों ओर से एक मानव द्वार जैसी व्यवस्था को संपन्न कराने का काम हमारी पुलिस ने किया, सुरक्षा में लगे हुए हमारे जवानों ने, अधिकारियों ने किया, जिसकी मैं मुख्य कंठ से प्रशंसा करता हूं। आज हम सब जानते हैं कि हम लोगों ने 2025 को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के रूप में सुनिश्चित किया है कि हम 2025 तक पूरी तरह से नशे से मुक्त करेंगे। और ये हमारे लिए सभी समस्याएं जो आज हमारे सामने चुनौतियां, उनमें से प्रमुख रूप से एक है, इससे निपटने के लिए हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड पुलिस के अंतर्गत एक त्रिस्तरीय एंटी नारकोटिक्स फोर्स का गठन भी किया।